जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। अपनी हेल्थ का, अपनी फैमिली का और अपनी एजुकेशन का बहुत बेहतर तरीके से आप लोग ध्यान रख रहे होंगे दोस्तों। तो आज मैं प्रिंस कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर NCERT के तमाम सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ दोस्तों, समझाता हूँ, उसका एनालिसिस करवाता हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 12th भूगोल का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दोस्तों भू संसाधन तथा कृषि। तो आज हम लोग जो है भू संसाधन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और मैं आप लोग को आज प्रयास करूंगा समझाने का कृषि के बारे में कि भाई भारत के अंदर कृषि मतलब क्या होता है दोस्तों, कृषि के प्रकार क्या होते हैं, जमीन किसे बोला जाता है, जमीन की कौन कौन सी उपयोगिता होती है। तो आज हम लोग तमाम इस पूरे चैप्टर को जो है क्वेश्चन आंसर की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मैंने इस चैप्टर के जो आप लोग को समझाने का जो तरीका निकाला है कि वो मैंने जो है इस चैप्टर को इंपॉर्टेंट सवाल बना रखे हैं और उन सवाल को हम लोग समझेंगे और हमारे को जो है पूरा चैप्टर अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग को जो है वीडियो को अंत तक देखना है और आप लोग देखोगे कि आप लोग जो है इस चैप्टर का 100% आप लोग को जो है क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी को जो है शुरू करते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि हम लोग को जो है क्या समझना है दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कृषि के बारे में और भू संसाधन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो सवाल आप लोग के सामने है कि भैया भारत में तो भूमि उपयोग को जो है किन्हीं 6 वर्गों के अंदर बांटा गया है। तो हम लोग को पता है कि भाई कृषि करने के लिए जो है सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है दोस्तों। तो कृषि करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ होती है आपकी खेत, जमीन होती है दोस्तों, ठीक है। जमीन के ऊपर ही तो आप लोग कृषि करोगे, अलग अलग आप लोग फसल उगाओगे उसके अंदर, चाहे आप खरीफ फसल उगाओगे, चाहे आप रबी फसल उगाओगे, चाहे जायद उगाओगे। तो खेती करने के लिए, कृषि के लिए सबसे जरूरी जो भू संसाधन है वो क्या है, जमीन है, ठीक है। लेकिन जमीन को भी जो है भारत के अंदर कई सारी कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, हर जमीन का अपना अपना उपयोग होता है। तो उसी को जो है हम लोग इस सवाल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो है सवालों के सहायता से जो है कॉन्सेप्ट को समझाने का जो मैंने तरीका निकाला है आप लोग को कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ अपनी जो राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए समझते हैं कि भाई भारत में जो है भूमि की जरूरत को किन्हीं 6 वर्गों के अंदर बांटा गया है। जो भूमि की उपयोग है उनको लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, जमीन को किस किस क्षेत्र के अंदर करते हैं, उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है दोस्तों कि भाई वनों के अधीन क्षेत्र, भारत के अंदर जो है बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो वनों के अधीन है, यानी कि जो कई सारी जो आपकी जमीन है भारत के अंदर उस पर क्या है दोस्तों, जंगल है दोस्तों, फॉरेस्ट है, ठीक है। तो पहला कैटेगरी तो ये हो गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के अंदर सबसे घने जंगलों वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, आप लोग का भी जो रिवीजन होता रहेगा। एक तो ये हो गया कि भाई भारत की जो भूमि है उस पर जो है जंगल है। दूसरा जमीन का उपयोग कहाँ पर है दोस्तों, तो दूसरा जो जमीन का उपयोग है वो है गैर कृषि कार्यों में। भाई ऐसी कार्य जिसके अंदर जो इंसान खेती नहीं करता, जिसके अंदर इंसान अनाज नहीं उगा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर किसी प्रकार का फसल नहीं उगा रहा है। तो जो कई सारी जो हमारी जमीन का कुछ जो हिस्सा है वो कौन सी चीज़ के लिए, कि गैर कृषि कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उसके ऊपर फैक्ट्री बना दी गई है, ठीक है, उस जमीन के ऊपर जो फैक्ट्री बना दी गई है, लोग उस पर रोजगार कर रहे हैं, या फिर एक जमीन की टुकड़ी के ऊपर लोगों ने घर बना करके रह रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उस पर कृषि नहीं हो रही है, उस पर कोई दूसरे काम हो रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका जो उपयोग है वो क्या है, गैर कृषि कार्यों में जो है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को जो है चीजें समझ में आ गई होंगी। पहला हम लोगों ने बात कर ली कि भाई भूमि का जो कुछ प्रतिशत जंगलों के रूप में है, दूसरा जो है भाई गैर कृषि कार्यों के अंदर भूमि का उपयोग किया जाता है। तीसरा दोस्तों, तो भाई जो आपका तीसरा कैटेगरी है कि भाई हमारा भूमि का कुछ प्रतिशत जो है बंजर है, व्यर्थ है दोस्तों, जिसपे इंसान क्या नहीं कर सकता, जिसपे खेती नहीं हो रही है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। तो भारत के अंदर जो जमीन का कुछ हिस्सा है वो बंजर है दोस्तों, जिसपे इंसान खेती नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, जिसपे कुछ उगा नहीं सकता है, जिसके अंदर मान लीजिए कि मिट्टी के अंदर कोई डिफेक्ट है, ये सिंचाई की साधन अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से किसान जो है उस जमीन को बंजर छोड़ देता है। उदाहरण के तौर पर आप देखने का प्रयास कीजिए, आप लोग राजस्थान के अंदर जाएंगे तो राजस्थान के अंदर पता नहीं कितनी जमीन जो है वो बंजर ही पड़ी है, उसके ऊपर खेती नहीं हो पाती, क्योंकि जो मिट्टी जो है बहुत शुष्क जलवायु है, मिट्टी बहुत सूखी है, जिसकी वजह से जो है उस पर कोई भी फसल उग नहीं पाती है, ठीक है। तो जमीन का जो है एक बहुत ही बड़ा जो हिस्सा है, परसेंटेज है, वो क्या है दोस्तों, व्यर्थ है, बंजर है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका स्थायी चरागाह। फिर जमीन का कुछ हिस्सा है जिसके ऊपर क्या है दोस्तों, स्थायी चरागाह, जिसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी घासें उगी पड़ी हैं, ठीक है, जिसपे जिन घासों के आधार पर जो है हमारे गाय भैंस अन्य जानवर जो है जीवित हैं, उसको चर कर जो है अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो जमीन का कुछ टुकड़ा जो है वो स्थायी चरागाह के रूप में, ठीक है दोस्तों। अगला क्या है दोस्तों, तो अगला देखिए, अगला है आपका
विविध फसलों व उपवनों के अंतर्गत। फिर जमीन का कुछ हिस्सा जो है वो क्या है, उपवनों के अंतर्गत आता है, जिसके अंदर भारत सरकार जो है कई सारे जैसे कि आप लोग चिड़ियाघर घूमने जाते हो तो आपका जो है आपका कई सारी जो प्रोजेक्ट वगैरह भारत सरकार लॉन्च करती है तो उसके अधीन भी कई सारी जमीन आती है। तो कई सारी जमीन को जो है जमीन के ऊपर जो भारत सरकार ने उपवन वगैरह बना रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो जमीन का कुछ हिस्सा जो है आपका संरक्षित हो गया। उसके बाद में अगला कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, ठीक है। कुछ ऐसी हैं कि जिसको किसान जो है कृषि करने के लिए यूज करना चाहते हैं लेकिन अभी भी क्या है वो व्यर्थ है, तो उसको क्या बोलते हैं, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। अगला फिर उसके बाद में आता है वर्तमान प्रतिभूमि, जिसको जो है किसान 1-2 साल खेती करने के बाद एक जमीन को जो है कुछ सालों तक छोड़ देते हैं तो वो परती पड़ी रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रतिभूमि बोलते हैं, ठीक है। फिर एक ऐसी जमीन जो बहुत सालों से जो है जिसपे खेती कोई कर ही नहीं रहा है तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं पुरातन प्रतिभूमि, ठीक है। और आखिरी में एक जमीन का ऐसा टुकड़ा आता है जिसको बोलते हैं निवल बोया गया क्षेत्र, जिसपे जो है किसान हर साल खेती करता है, जिससे कि वो अपने अनाजों को उगाता है और अपने पेट को, अपने परिवार को पालता है, उस अनाज को बेच करके जो दोस्तों वाणिज्य कमाता है, ठीक है। तो जमीन का एक ऐसा हिस्सा जिसके ऊपर जो है किसान जो है रेगुलर खेती करता है। तो ये जो है आपके 9 जो है भूमि को अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, भूमि का अलग अलग जो है उपयोग यहाँ पर बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो ये समझ में आ गया होगा कि भाई भारत के अंदर जो है भूमि को उपयोग को जो है 9 वर्गों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग के कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगले सवाल से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्या बोलता है भाई कि भाई फसलों के लिए आर्द्रता के प्रमुख स्रोत के आधार पर, ठीक है, भारतीय कृषि को 2 समूह में क्या करना है, बांटना है। तो देखिए आप लोग देखिए मैं आप लोग के लिए जो नया कॉन्सेप्ट लेके आया तो उससे आप लोगों को कई सारे फायदे होने वाले हैं। अगर मैं आप लोग को अभी जो है टफ सवालों का अच्छी तरह से क्लियर करके समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोगों को शब्द समझ में आ जाएंगे, ठीक है। आप लोग अभी से इस तरह से सवालों को समझ करके उसका आंसर सोचने लग जाएंगे तो आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार के सेम सवाल आने वाले हैं, कोई नया तो सवाल आप लोगों से एग्जामिनर पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई कि भाई फसलों की आर्द्रता के प्रमुख स्रोत, यानी कि सिंपल सा पूछ रहा है कि भाई फसलों को जो है सिंचाई के आधार पर जो है किस कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, किन 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है कि भाई खेती है, खेती को भी फसलों को बड़ा होने के लिए पानी चाहिए होता है दोस्तों, ठीक है। तो उस आधार पर जो है हम लोगों ने 2 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है, 2 कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने बांटा है। पहला दोस्तों क्या, कृषि 2 कैटेगरी के अंदर बांटी गई। पहली तो आती है आपकी, क्या आती है दोस्तों, पहली आती है आपकी सिंचित कृषि, ठीक है। और दूसरी आती है वर्षा निर्भर कृषि। तो सिंचित कृषि क्या होती है दोस्तों, तो देखिए सिंचित कृषि का मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है। यानी कि किसान जो है आत्मनिर्भर है, वो बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं है अपनी फसल के लिए, ठीक है। पहले के ज़माने में किसान के पास जब सिंचाई के साधन नहीं होते थे तो बारिश के हिसाब से जो है फसल बोया करता था। अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल उस साल अच्छी होगी और बारिश नहीं अच्छी हुई तो फिर फसल उस साल बर्बाद हो जाती थी। लेकिन वर्तमान का किसान ऐसा नहीं, वर्तमान का किसान जो है बहुत मजबूत हो चुका है, ठीक है। उसके पास जो है सिंचाई करने के कई सारे साधन हैं दोस्तों, ट्यूबवेल है, सबमर्सिबल है, ठीक है। तो जो है तो कृषि को जो है एक होता है सिंचित कृषि, तो उसी के अंदर क्या है सिंचित कृषि के अंदर कि भाई वर्षा के अतिरिक्त जल की कमी को सिंचाई द्वारा क्या किया जाता है, पूरा किया जाता है, किसके अंदर, सिंचित कृषि के अंदर। अगला, इसका उद्देश्य अधिकतम क्षेत्र को पर्याप्त आर्द्रता उपलब्ध कराना। आर्द्रता का मतलब होता है जल, ठीक है भाई। तो जो सिंचित कृषि होती है इसका मकसद ही होता है, देखिए ये देखिए स्प्रिंकलर्स की सहायता से जो है किसान अपने खेतों को सिंचाई करता हुआ, इरिगेशन कर रहा है, ठीक है भाई। तो सिंचित कृषि का मकसद क्या होता है कि भाई विशाल क्षेत्र को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी देना। अगला, फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करा करके अधिकतम क्या करना चाहता है, प्रोडक्शन प्राप्त करना चाहता है, जिससे कि उसको क्या होगा, फायदा होगा, ठीक है। किसान जब इस प्रकार के सिंचाई की तकनीक लगाता है तो उसको क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट होता है, ठीक है। प्रॉफिट के लिए पैसा खर्च करता है किसान। अगला आता है वर्षा निर्भर कृषि। ये देखिए किसान बेचारा वर्षा जब हो रही तब जाकर के खेत के अंदर काम कर रहा है अपना, ठीक है। तो दूसरी कृषि कौन सी होती है आपकी, वर्षा निर्भर कृषि। इसके अंदर क्या होता है, तो भैया उन प्रदेशों या सीमित जहां वार्षिक वर्षा कितनी 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यह पूर्णतया वर्षा पर क्या होते हैं दोस्तों, निर्भर होते हैं। तो ये किसान जो होते हैं पूर्णतः किस पे निर्भर होते हैं, वर्षा के ऊपर। अगर बारिश हो गई तो आपकी फसल अच्छी होगी, बारिश नहीं हुई तो आपकी सारी फसल क्या हो जाएगी, बर्बाद, सूख जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, उपलब्ध आर्द्रता की मात्रा के आधार पर इसे शुष्क भूमि कृषि व आर्द्र कृषि में क्या करते हैं, बांटते हैं दोस्तों, ठीक है। तो 2 कैटेगरी इसके अंदर बांटते हैं, शुष्क भूमि कृषि, ठीक है, और दूसरा होता है आर्द्र कृषि, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को जो है ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि भाई भारत के अंदर कृषि को 2 आधार पर बांटा गया है। एक होती है सिंचित कृषि, जिसके अंदर किसान जो है तकनीकी सहायता से इरिगेशन करता है, दूसरा होता है वर्षा निर्भर कृषि, ठीक है दोस्तों। पेपर के अंदर आए तो बिल्कुल ध्यान लिख देना है।
उसके बाद में क्या समझने का प्रयास करना है दोस्तों। हाँ, एक ये सवाल आप लोगों से जो है पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। इस सवाल के माध्यम से मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि भाई भारत के अंदर दो पेय फसलों के नाम लिखिए। भाई पेय फसलें जैसे कि आपका हो गया चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो भाई कौन कौन से चाय जो है आपका आसाम के अंदर उगाया जाता है, पश्चिम बंगाल के अंदर उगाया जाता है, तमिलनाडु के अंदर उगाया जाता है। दूसरा आता है आपका कहवा, कहवा यानी जिसको कॉफ़ी बोला जाता है, एक कर्नाटक के अंदर, एक केरला के अंदर, एक तमिलनाडु के अंदर। इन राज्यों के अंदर क्या उगाया जाता है दोस्तों, इन राज्यों के अंदर उगाया जाता है आपका कॉफ़ी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है पेय फसलों के नाम और उनको उगाए जाने वाले राज्य जो है क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर कुछ बच्चे कॉफ़ी और चाय को देखना चाहते हैं तो देखिए मैंने उनके लिए जो है पीपीटी लगा रखी है, आप लोग जो है अच्छी तरह से आसानी से देख सकते हैं। किधर गई भाई पीपीटी, इधर ही थी। हाँ ये देखिए, ये हो गया दोस्तों आपका कॉफ़ी, कॉफ़ी का पौधा ऐसा होता है दोस्तों। ठीक है, और ये हो गया आपका चाय की पत्ती, तो ये हो गया। तो आप लोग याद रखिएगा चाय कहाँ कहाँ पर, आसाम के अंदर, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर। कॉफ़ी कहाँ पर दोस्तों, कर्नाटक के अंदर, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। फिर ये सवाल तो जो है हर साल पूछा जाता है कि भाई भारत में जो है कृषि करने लायक जो भूमि होती है उसका प्रदूषण कैसे हो रहा है। निम्नीकरण की गंभीर समस्याओं में से एक है, तो बताना है कि भाई ये कौन सी समस्या, इसके पीछे कारण क्या है। ये जो भूमि का जो है निम्नीकरण होता है, ये देखिए आप लोग देखिए किस तरह से जो है ये जो मिट्टी का कटाव हो रहा है। ठीक है, ये मिट्टी का कटाव हो रहा है, मिट्टी जो है खराब हो रही है, तो इसी को क्या बोलते हैं, भूमि का निम्नीकरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए भूमि संसाधनों का निम्नीकरण क्या होता है, सिंचाई तथा कृषि विकास की दोषपूर्ण नीतियों से उत्पन्न समस्या है। यह समस्या सिंचित क्षेत्रों में भयानक है, यानी कि ये समस्या कैसे उपजी है, खराब सिंचाई की व्यवस्था की वजह से और खराब कृषि विकास की वजह से। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं अच्छी तरह से। तो देखिए कि भाई कृषि भूमि का एक बड़ा भाग जो है जलाक्रांतता, लवणता, मृदा क्षारकता के कारण बंजर हो चुका है। आप देखिए कई सारे ऐसे किसान होते हैं कि उनको जो है सरकार अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देती, सरकार जो उनको अच्छी तरह से चीज़ें बताती नहीं है, जिसकी वजह से बेचारे जो है वो क्या करते हैं कि वो खूब सारा अपने खेतों के अंदर जो है केमिकल का यूज़ करते हैं, खूब सारी कीटनाशक दवाइयों को यूज़ करते हैं, जिससे कि जो है उनको प्रॉफिट तो होता है 1-2 साल, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर लंबे समय के बाद जो होता है मिट्टी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। मिट्टी के अंदर जो होता है दोस्तों उसकी इतनी भी खनिज उर्वरक क्षमता होती है सारी खराब हो जाती है, और एक टाइम पे जो होती है मिट्टी क्या हो जाती है, बिल्कुल प्रदूषित हो जाती है। ये सब क्यों हो पाता है, क्योंकि किसान बेचारे को जो जानकारी नहीं है। ठीक है, इसलिए जो मिट्टी पूरी बंजर हो जाती है, तो उससे क्या हो जाता है, भूमि का निम्नीकरण हो जाता है। अगला पॉइंट देखिए कि भाई कीटनाशक एवं खरपतवार नाशक रसायनों के क्या होता है, अत्यधिक प्रयोग से मृदा में क्या होता है, जहरीली तत्वों का क्या हो जाता है, जहरीले तत्व उसके अंदर समा जाते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि कई सारे किसान ऐसे होते हैं कि किसी खेत पर जो है खूब कीटनाशक दवा लगाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो मिट्टी होती है, उस खेत की मिट्टी जो होती है वो अच्छा फसल ही नहीं पैदा कर पाती है। ठीक है, तो इसलिए होता है क्योंकि हम लोग कीटनाशक दवाओं का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझने का प्रयास करते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है कि भाई उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में भी कई प्रकार के क्या होते हैं, भूमि निम्नीकरण से प्रभावित, जैसे जल द्वारा मृदा अपरदन, वायु अपरदन, जो प्राय मानवकृत है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि पानी की वजह से भी जो होता है मिट्टी का कटाव होने लग जाता है। ठीक है, आप लोगों ने पहाड़ों पे देखा होगा, जब आप लोग पहाड़ों पे जाते हो, पहाड़ों पे बारिश होती है तो कैसे जो होती है मिट्टी कट जाती है दोस्तों, मिट्टी कट के नीचे गिर जाती है। ठीक है, रोड जो होता है आधा रोटी गायब हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मृदा निम्नीकरण। हवा से भी होता है, हवा भी जो होती है अपने साथ धूल मिट्टी को उड़ा ले जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है भूमि निम्नीकरण या मृदा निम्नीकरण के कारण समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो ज़रा सी भी इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको लग रहा है कि भाई हमारे स्टडी के अंदर जो है ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ आप लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग का मोटिवेशन ही चाहिए मुझे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि भाई शुष्क भूमि कृषि, शुष्क का मतलब होता है सूखा, भूमि कृषि तथा आर्द्र यानी कि गीला भूमि कृषि में क्या अंतर होता है। तो सिंपल सा है कि भाई कुछ ऐसे इलाके भारत के अंदर जहाँ की मिट्टी जो बहुत सूखी है, और भारत के अंदर कुछ ऐसे इलाके जहाँ की मिट्टी जो बहुत नमी वाली है। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं भाई शुष्क भूमि कृषि किसे बोलते हैं। तो देखिए शुष्क भूमि कृषि कि भाई यह कृषि उन प्रदेशों में की जाती है जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है 75 सेंटीमीटर से कम होती है, यानी कि यहाँ पर बारिश बहुत कम हो रही है। ठीक है, उसके बाद में इन कृषि क्षेत्र में आर्द्रता यानी कि नमी संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियां अपनाई जाती हैं। यहाँ के किसान जो होते हैं इनको पता है कि यहाँ मिट्टी के अंदर पानी है नहीं, तो ये लोग सिंचाई करने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं, कुएं खोदते हैं दोस्तों, ट्यूबवेल लगाते हैं। ठीक है, हाँ, उसके बाद में इन कृषि क्षेत्र में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार आदि उगाई जाती है।
अब किसानों को पता है कि भाई यहाँ की मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर जो है नमी कम है, तो वो उसी प्रकार की फसलों को उगाते हैं जिसके अंदर जिन फसलों को जो है पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, जो फसलें जो उस मिट्टी के अंदर अच्छी तरह से उग जाती हैं। तो जितनी भी ये रागी, बाजरा, मूंग, चना, ग्वार, ये सारी जितनी भी फसलें होती हैं, इनको पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है। इसलिए आप लोगों ने गौर किया होगा कि मध्य प्रदेश का जो सूखा इलाका है, या राजस्थान का जो सूखा इलाका है, गुजरात का जो सूखा इलाका है, उन सब इलाकों के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है उगाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसे बन चुका है कि वहाँ पर ये फसलें ही जो है सक्सेसफुल हो पाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं। अगला है आर्द्र भूमि कृषि। ये क्या होता है दोस्तों? इस कृषि में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधों की आवश्यकता से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है भाई, यहाँ की मिट्टी जो होती है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी नमी है, ठीक है, और बारिश यहाँ पर ठीक ठाक होती है। उसके बाद में ये इस प्रकार की कृषि के प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। भैया इस इलाके में जो है खूब सारी नदियाँ वगैरह बहती हैं, उनके द्वारा बाढ़ खूब लाई जाती है। आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के उपयोग की कोई विधि नहीं अपनाई जाती। इनको जो है भाई कोई सिंचाई के लिए अलग विधि नहीं अपनाई जानी, क्योंकि ऑलरेडी इनकी मिट्टी में जो है बहुत सारी नमी है। ठीक है, हाँ, इन कृषि क्षेत्र में वे फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें पानी की क्या होती है, अधिक जरूरत होती है, जैसे कि चावल, जूट, गन्ना। चावल को बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है दोस्तों। जब तक चावल रहेगा 3-4 महीने उसकी जड़ों के अंदर जो है पानी रहना चाहिए, तभी चावल अच्छी तरह से हो पाएगा। और आप लोगों ने गौर भी किया होगा कि चावल उन्हीं राज्यों में उगाया जाता है जहाँ खूब सारी नदियाँ बहती हैं, जहाँ पर पानी अच्छी तरह से, जैसे कि पश्चिम बंगाल हो गया, या फिर आपका बिहार हो गया, या फिर आपका उड़ीसा हो गया। तो इन राज्यों के अंदर खूब दबा कर पानी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया भाई, भारत में कृषि ऋतुओं का वर्णन कीजिए। फिर भारत में जो है कौन कौन सी कृषि ऋतुएं होती हैं भाई, कौन कौन सी मौसम के अंदर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। तो आप लोग इसको तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, हाँ, आप अगर ये लोग आप समझ गए तो फिर मामला बढ़िया हो जाएगा। तो भाई देखिए, पहले तो आती खरीफ ऋतु, जिसके अंदर केवल खरीफ फसल ही उगाई जाती है। खरीफ फसल कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो भाई खरीफ फसल आपकी होती है चावल, कपास, जूट। ये कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। और ये कौन से महीने में उगाई जाती है, कौन से मौसम में? खरीफ ऋतु के अंदर। तो देखिए इसको कि भाई खरीफ की फसलें अधिकतर दक्षिण, ये ऋतु जून माह में प्रारंभ होकर सितंबर माह तक चलती हैं। भैया कपास हो गया, चावल हो गया, जूट हो गया, इनको कब बोना शुरू किया जाता है? जब भारत के अंदर बारिश आती है, जब भारत के अंदर पानी लगता है, क्योंकि चावल, कपास, जूट को पानी की जरूरत पड़ती है। तो भाई जून के अंदर भारत के अंदर मानसून आ जाता है, खूब झमाझम बारिश होती है, सावन आ जाता है। ठीक है, तो भैया जून में जो होता है इन फसलों को बोना शुरू किया जाता है। और कटाई कब होती है? इनकी कटाई होती है सितंबर तक। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खरीफ फसल बोलते हैं, क्योंकि ये कौन से महीने में बोई जाती है? जून से लेकर के सितंबर के बीच में बोई जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? खरीफ ऋतु बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि चावल, कपास, जूट क्या है? खरीफ फसल है। अगला रबी ऋतु। तो भाई रबी की ऋतु अक्टूबर नवंबर में शरद ऋतु से प्रारंभ होती है। यानी कि इन फसलों को, जैसे रबी के अंदर कौन कौन सी फसल होगी आपकी? तो भाई रबी के अंदर आपकी फसल हो गई, कौन सी फसल होगी दोस्तों? आपकी रबी के अंदर फसल होगी गेहूँ, चना, तुराई, सरसों, ठीक है, जौ। तो ये सब क्या होगी? आपकी रबी फसल होगी। तो इनको कब बोया जाता है दोस्तों? इनको बोया जाता है आपका अक्टूबर नवंबर से, इनको बोना शुरू किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रबी भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका जायद। जायद क्या होता है दोस्तों? जायद एक अल्पकालिक फसल है जो रबी की कटाई के बाद प्रारंभ होता है। इस ऋतु में तरबूज, खीरा, ककड़ी, सब्जियां और चारे की फसलें बोई जाती हैं। इसको क्या बोलते हैं? जायद बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को खरीफ ऋतु, रबी ऋतु और जायद ऋतु समझ में आ गई होगी। जिन ऋतुओं में इन फसलों को बोया जाता है उसी को ऋतु का नाम दे दिए गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये मैं बेहतर तरीके से समझा पाया होऊंगा। आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों? नेक्स्ट टॉपिक समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाई छोटी कृषि जोत क्या होता है और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। भारतीय कृषि को दो प्रमुख समस्याएं हैं, तो इसको बताना है भाई। ठीक है, कि भाई छोटी कृषि जोत क्या होता है और कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण किस तरह से भारतीय कृषि के लिए समस्या है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो समझते हैं छोटी कृषि जोत क्या होता है। तो देखिए कि भाई छोटी कृषि जोत क्या होता है। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है भूमि जोतों का आकार लगातार सिकुड़ रहा है। भाई लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है, लोग बढ़ रहे हैं, तो जिससे कि लोगों की ज़रूरत के लिए खेत भी छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि भाई एक परिवार है, एक परिवार के अंदर भैया परिवार है दोस्तों, उसके अंदर 2 भाई हैं। ठीक है, वो 2 भाई हैं और परिवार के पास खेत है 100 एकड़। कितने एकड़ खेत है? 100 एकड़ खेत है। अब जब बंटवारा होगा तो दोनों भाइयों के पास कितने एकड़ आएगा? आधा आधा, 50-50 एकड़ आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि इन दोनों भाइयों के भी जो है 4-4 बेटे हैं। ठीक है, अब इन दोनों के हिस्से में कितना आया था दोस्तों? 50-50। अब इन दोनों बेटों के भी कितने बेटे हैं दोस्तों? 4-4 बेटे हैं। अब इन 4-4 बेटों के हिस्से में कितना आएगा? देखो 50 का कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पर भी जो है 50 का कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, मान लीजिए कि 40-40। अब
प्रत्येक बेटे के हिस्से में 10-10 एकड़ आया। अब मान लीजिए कि उनके बेटे के भी बेटे होने लग गए, तो इससे क्या होता है कि खेतों की जो जोत है, आकार है ना, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, लगभग 60% किसानों की जोतों का आकार तो 1 हेक्टेयर से भी कम है। अगली पीढ़ी के लिए इसके हिस्से और भी कम हो जाते हैं, जो कि आर्थिक दृष्टि से क्या है, लाभकारी नहीं है। ऐसा कृषि जोतों पर केवल निर्वाह कृषि ही की जा सकती है। ठीक है, तो इससे कई सारी समस्याएं आती हैं। अब छोटी छोटी जोत होगा तो लोग ज़्यादा उस पर संसाधन खर्च करते हैं, इसलिए जो है अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इनके पास एक एक किसान के पास बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो एक ही बार ये लोग इन पैसा उस पर लगा देते हैं और खूब सारी इनको फसल हो जाती है। ठीक है, तो इससे फायदा होता है दोस्तों। अगला क्या है, अगला टॉपिक आपका कि कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। इसका अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो समझ लेते हैं इसको भाई, कि कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण कृषि की एक अन्य गंभीर समस्या है। इससे लगातार भूमि का उपजाऊपन क्या हो रहा है दोस्तों, कम हो रहा है। यह समस्या उन क्षेत्रों में ज़्यादा गंभीर है जहाँ सिंचाई की जाती है। कृषि भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जो है लवणता, क्षारकता और जलाक्रांतता के कारण बंजर हो चुका है। कीटनाशक रसायनों के कारण भी भूमि को क्या हो रहा है दोस्तों, उर्वरक क्षमता अपनी खोती जा रही है। हम लोगों ने ऊपर बात किया था कि किसान जो है जानकारी के अभाव में जो है खूब सारे कीटनाशक दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जिससे कि उनको लगता है कि भाई फसल खूब अच्छी होगी, लेकिन वो जो है लॉन्ग टर्म में क्या उनको बहुत प्रॉब्लम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि भाई भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या क्या है, कि भाई इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम जो है किसानों को फेस करनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो भाई सबसे पहली समस्या क्या है भाई, अनियमित मानसून पर निर्भरता। भारतीय किसान जो है दोस्तों, आज भी जो है किसानों की जो निर्भरता है सिंचाई के लिए वो बारिश के ऊपर है। उनको लगता है कि भाई टाइम पे अगर बारिश आएगी तभी वो लोग जो है सिंचाई कर पाएंगे। जैसे कि उत्तर प्रदेश या फिर बिहार के जो किसान हैं, जिनके पास सिंचाई के साधन नहीं है, जिनके पास अपना ट्यूबवेल नहीं है, अपने कुएं नहीं है, तो अभी भी जो है वो बारिश के हिसाब से जो है फसलों को बोते हैं। तो ये बहुत गलत चीज़ है दोस्तों। ठीक है, हाँ। उसके बाद में दोस्तों, निम्न उत्पादकता। वो लोग जो फसल उगाते हैं, जो बीज लगाते हैं, वो जो है ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, वो बहुत कम प्रोडक्शन देते हैं, बहुत कम फसल होती है, जिससे कि उनको बहुत नुकसान होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला समस्या क्या है कि भाई वित्तीय संसाधनों की बाधाएं एवं ऋणग्रस्तता। भारतीय किसान दोस्तों बहुत गरीब है। सोचने वाली बात है कि भारत जो आज 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, उसको किसानी तो उनको भोजन 2 वक्त का भोजन दे पाते हैं दोस्तों, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है हमेशा बेचारा गरीब ही रहता है। तो सरकार को ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि भाई किसानों की जो है आय को दोगुना किया जाए, उनको जो है उनके लोन माफ़ किए जाए, उनको समय समय पर लोन दिया जाए, सब्सिडी दिया जाए। ठीक है, उसके बावजूद भी जो है ये समस्या है दोस्तों, पैसे उसके पास कभी रहते नहीं, जिसकी वजह से जो है किसान कभी भी अपने खेत के अंदर जो है खुश होकर के काम नहीं कर पाता दोस्तों। वो आप देश के अंदर देखोगे कि किसान कौन बनता है, जो बहुत मजबूर हो जाता है। मजबूरी में लोग किसान बनते हैं, खुश होकर को किसान नहीं बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो है पैसे की बहुत समस्या रहती है। ठीक है, ऋण, हमेशा किसान बेचारा ऋण में ही लगा रहता है। तो ये जो है समस्या है भारतीय कृषि की। अगला समस्या क्या है दोस्तों, अगला समस्या क्या है, भूमि सुधारों की कमी। देश के अंदर कई तो ऐसे किसान हैं, मतलब कुछ तो ऐसे जमींदार हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, और बेचारे कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास छोटी छोटी ज़मीन है। ठीक है, तो लोगों के पास ज़मीनें होनी चाहिए, तभी तो लोग अपना पेट भर पाएंगे, अपनी खेती कर पाएंगे दोस्तों। तो देश के अंदर क्या किया जाना चाहिए, भूमि सुधार किया जाना चाहिए। उसके बाद में ये जितने भी छोटे छोटे खेत हैं, टुकड़ों में खेत है, उनको जोड़ करके एक खेत कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद भी भारतीय किसान जो है बेचारे जानकारी के अभाव में क्या करते हैं कि अत्यधिक रसायनों और उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। अब उनको नॉलेज तो होती ही नहीं बेचारों को, है ना। तो भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि भाई उनको किसानों का जो है उनको जानकारी देनी चाहिए कि भाई किसानों को कौन कौन सा जो है खेत के अंदर कीटनाशक लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब जानकारी किसानों को देनी चाहिए, जिससे कि मिट्टी जो है बंजर ना हो। उसके बाद में सिंचाई के साधनों के देश के अंदर बहुत कम है दोस्तों। हमारे देश के अंदर किसानों के पास ठीक से सिंचाई के साधन नहीं है, और सिंचाई के साधन अगर लगाने जाए, इस प्रकार के स्प्रिंकलर्स वगैरह लगाने जाए, तो बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, तो किसान बेचारा ऋण लेता है। अब जब ऋण लेता है तो उसकी फसल चौपट हो जाती है, तो फिर वो ऋण चुका नहीं पाता है, तो फिर हमेशा के लिए कर्जदार हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है किसानों के साथ में दोस्तों। तो ये तमाम समस्याएं हैं भारतीय कृषि के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से जो भारत की जो कृषि है वो इम्प्रूव नहीं कर पा रही है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक देखने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि भाई भारत में जो है आज़ादी प्राप्ति के बाद कृषि विकास की महत्वपूर्ण कौन कौन सी नीतियां नहीं है। कि भाई भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद में भाई कृषि के अंदर क्या क्या सुधार किए गए, उसको देखते हैं दोस्तों। आप लोगों से जो है तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं कि भाई आज़ादी प्राप्ति से पहले भारतीय कृषि मुख्यतः जीविकोपार्जी थी, यानी कि किसान केवल अपने पेट को भरने के लिए जो है खेती करता था, जिसके अंतर्गत किसान बड़ी मुश्किल से अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए फसलें उगा पाता था।
इस अवधि में सूखा तथा अकाल आम घटनाएं हुआ करती थी और लोगों को खाद्यान्नों की कमी का सामना करना पड़ता था। ठीक है, आजादी प्राप्ति के तुरंत बाद सरकार ने खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई उपाय किए, जिनका उद्देश्य निम्नलिखित है। सरकार ने जो है बाद में कई सारे उपाय किए दोस्तों। ठीक है, क्या क्या उपाय किए सरकार ने, तो देखिए, व्यापारिक फसलों के स्थान पर खाद्यान्नों की कृषि को बढ़ावा देने लग गया। सरकार ने बोला कि भाई किसान, आप लोग जो है, आप लोग फसल थोड़ा सा ज़्यादा उगाइए ताकि हम लोग अपने देश के नागरिकों का पेट भर सकें। ठीक है, आप लोग हमें फसलें बेचिए। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कृषि को गहनता को बढ़ाने के लिए बोला, भाई बोला कि कृषि को जो है आप थोड़ा सा और प्रोफेशनल तरीके से कीजिए। ठीक है, आप लोग और अच्छे उसके अंदर सामान लगाइए, तकनीक लगाइए, जिससे कि फसल का उत्पादन ज़्यादा हो सके। आगे आगे देखते हैं दोस्तों, कृषि योग्य बंजर तथा प्रति भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित करना। ठीक है, ये भी एक, भाई जो बंजर भूमि थी उसको किस में बदलने लगी सरकार, उसमें कृषि योग्य भूमि में, क्योंकि भाई अनाज की जरूरत पड़ने लगी, खेत कम पड़ने लगे, तो जितनी भी बंजर भूमि थी उसको उन्होंने कृषि योग्य भूमि के अंदर बदलना शुरू कर दिया दोस्तों। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों और क्या प्रोग्राम भारत सरकार ने चलाया। केंद्र सरकार ने 1960 के में क्या चलाया भाई, गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, तथा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम आरंभ किया। गेहूं तथा चावल की अधिक उपज देने वाले बीज भारत में लाए गए। वे विदेशों से जो है HYV जो ऐसी बीज लेके आएगी जो बहुत अधिक फसल देते हैं, उनको भारत के अंदर ला करके किसानों के अंदर बांटा गया। ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाया गया, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार किया गया, उनका विकास किया गया। इन सब के संयुक्त प्रभाव को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। हमारे जब देश के अंदर खाने की कमी हो गई थी, अनाज की कमी हो गई थी, तो हम लोग को अपना जो है फॉरेन करेंसी जो है अनाज खरीदने में खर्च करना पड़ता था। ठीक है, तो अभी भारत सरकार ने सोचा कि भाई ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, हमारे पास इतनी सारी ज़मीन है, हमारे किसान है, फिर भी हमको अनाज खरीदना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना जो है हम अपने किसानों को ट्रेनिंग देना शुरू कर दें। ठीक है, उन्हीं को मोटिवेट करें कि वो अपने देश के अंदर जो है खूब सारा अनाज होगा, जिससे कि हम लोग विदेशों से अनाज खरीदना ही ना पड़े। नहीं तो हम लोग पहले दोस्तों अमेरिका से अनाज खरीदते थे, और अमेरिका हम लोग को पता कौन सा गेहूँ देता था, वो हमको उस क्वालिटी का गेहूँ देता था जिस क्वालिटी का गेहूँ अपने देश के अंदर सुअरों को खिलाता था। ठीक है, और हम लोगों से पैसे भी अच्छे वाले लेता था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने देश के किसानों को जो है अच्छे बीज दिए जाएं, सिंचाई की सुविधा दी जाए, उर्वरक कीटनाशक दिए जाएं, और अपने देश के अंदर ही खेती करवाई दी जाए। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है भारत सरकार ने लागू किया। फिर एक टॉपिक आता भाई कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ठीक है, हरित क्रांति को समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हरित क्रांति का मतलब वही है कि भाई भारत में 1960 के दशक खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्मों के बीजों का किसान को क्या कराया गया, उपलब्ध कराया गया। किसानों को अन्य कृषि निवेश भी उपलब्ध कराया गया, यानी किसानों को अच्छे बीज दिए गए, उनको पैसे दिए गए, और उनको क्या दिया गया, टेक्नोलॉजी दी गई दोस्तों। ठीक है, जिसके बाद में भाई पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यों में क्या हो गया दोस्तों, खाद्यान्नों में जो है अभूतपूर्व वृद्धि होगी। इन राज्यों के किसानों ने खूब दबा करके अनाज उगाना शुरू कर दिया दोस्तों। ठीक है, स्टॉक में वृद्धि हो गई दोस्तों। उसके बाद में इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है हरित क्रांति। ठीक है, हाँ, हरित क्रांति की कौन कौन सी विशेषताएं दोस्तों, पेपर के अंदर पूछ लेगा। हरित क्रांति की सबसे बड़ी विशेषता है कि भैया किसानों को क्या दिया गया, उन्नत किस्म के बीज दिए गए। ये देखिए, उन्नत किस्म के क्या दिए गए, बीज दिए गए। उसके बाद में सिंचाई की सुविधा दी गई दोस्तों। उसके बाद में रासायनिक उर्वरक दिए गए और कीटनाशक दवाइयाँ दी गई। ये देखिए, कीटनाशक दवाइयाँ दी गई। ठीक है, किसानों को जो है कीटनाशक दवाइयाँ दी गई। फिर उसके बाद में कई सारे भारत के अंदर कृषि मिशन वगैरह चलाए गए। ठीक है, किसानों को समय समय पे लोन दिया जाने लग गया दोस्तों, उनको ट्रैक्टर मशीनें सब्सिडी पे दिए जाने लगी, जिससे किसान क्या हो गए, मोटिवेट होकर दबा कर खेती करने लगे अपने देश के अंदर, जिससे कि हम लोगों ने अपने खाद्यान्न संकट को समाप्त कर दिया। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों कि भाई भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है इकोनॉमी के अंदर कृषि का क्या रोल है। भाई कृषि का क्या रोल है भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर, तो भाई बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, हाँ, तो इसलिए देश को क्या बोला जाता है कि भाई कृषि प्रधान देश है हमारा देश। ठीक है, उसके बाद में देखिए क्या है कि भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है दोस्तों। देश की कुल श्रमिक शक्ति का 70% भाग कृषि का है। अगर देश के अंदर टोटल जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 70% अभी भी जो है एग्रीकल्चर, कृषि कर रहे हैं दोस्तों, कृषि क्षेत्र के अंदर रोजगार है उनको। ठीक है, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है कृषि। उसके बाद में देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में 26% योगदान कृषि का है। ठीक है, देश के अंदर टोटल अगर सामान बनाया जाता है ना, तो उसमें 26% सामान जो है कृषि जो क्षेत्र देता है। उसके बाद में कृषि से कई कृषि प्रधान उद्योगों को कच्चा माल मिलता है, जैसे कि कपास उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग। देश के अंदर कोई सा भी सेक्टर हो, कोई सा भी सामान बनाना हो, तो उसका कच्चा माल कहाँ से मिलता है आपको किस खेती से मिलता है, कृषि से मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग ब्रेड खाते हो, तो ब्रेड के लिए गेहूँ कहाँ उगाया जाता है, खेत के अंदर, किसान उगाता है, तो कृषि का प्रोडक्ट हो गया वो। ठीक है, आप लोग कपड़े पहनते हो तो कॉटन हो गया, कपास हो गया, खेती से उगाया जाता है। तो जो है कच्चा माल आपको खेती से प्राप्त होता है। अगला दोस्तों
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि भाई कृषि से ही पशुओं को क्या मिलता है दोस्तों, चारा प्राप्त होता है। लगभग 110 करोड़ जनसंख्या को भोजन की कृषि से ही प्राप्त होता है। आज तो खेल जनसंख्या जो है वो कितनी हो चुकी है दोस्तों, 1 अरब लगभग 40 करोड़। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या को खाना कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है दोस्तों। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी है कृषि भारत देश की अर्थव्यवस्था की, ठीक है। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है आपका दोस्तों कि साझा संपत्ति। ये टॉपिक भी समझ लीजिए, साझा संपत्ति संसाधन का अर्थ क्या होता है दोस्तों, साझा संपत्ति। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक होता है निजी प्राइवेट, एक हो जाता है साझा संपत्ति। इसको समझते हैं दोस्तों। तो देखिए कि भाई पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी तथा साथ ही अन्य वन उत्पाद जैसे फल, रेशे, गिरी, औषधीय पौधे आदि साझा संपत्ति के आते हैं, साझा संपत्ति के अंदर आते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के जीवन यापन में इन भूमियों का विशेष महत्व है, क्योंकि इनमें से अधिकतर भूमिहीन होने के कारण पशुपालन से प्राप्त आजीविका पर क्या है दोस्तों, निर्भर है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट क्या है तो कि महिलाओं के लिए भी इनका विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में चारा व ईंधन, लकड़ी के एकत्रीकरण की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है दोस्तों। जो गांव की महिलाएं बेचारी होती हैं, ठीक है, तो उनके घर में तो चूल्हा वूल्हा होता नहीं है, तो लोग लकड़ी बीनने जाती है, चारा बीनने जाती हैं दोस्तों। उसके बाद में सामुदायिक वन चारागाह, ग्रामीण जलीय क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक स्थान क्या होते हैं, साझा संपत्ति होती है। यहाँ पर हर कोई जा सकता है दोस्तों, ठीक है। सामुदायिक वन हो गया, जंगल हो गया, चारागाह हो गया, ग्रामीण जलीय क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पर कोई भी लोग जाकर के जो उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये हो गया निजी और आपका सार्वजनिक। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को जो है ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। तो हम लोगों ने एक नई चीज़ शुरू करी है। हम लोगों ने क्या नई चीज़ शुरू की है कि भाई चैप्टर पढ़ने के बाद जो है हम लोग एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं, ताकि आप लोग जो है एमसीक्यूज़ में भी बिल्कुल स्ट्रांग हो जाओ। तो एक एक करके जो एमसीक्यूज़ देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर जब आप लोगों का होगा बोर्ड का तो उसके अंदर 1-1 नंबर के एमसीक्यूज़ भी आते हैं, तभी तो आप लोग 100 में से 100 नंबर स्कोर कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं। तो चलिए फिर क्या है कि भाई विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का क्या योगदान है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भाई भारत जो है विश्व का लगभग 22% चावल उत्पादित करता है, ठीक है। तो भारत जो है दुनिया का टोटल 22% चावल उत्पादित करता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन सा देश करता है, ठीक है। हाँ, अगला एमसीक्यू क्या है, अगला सवाल क्या है दोस्तों कि भाई भारत में फसल का गहनता की गणना किस प्रकार की जाती है। तो भाई कैसे की जाती है कि भाई कितनी गहनता से कृषि की गई है, तो उसकी जो है जनगणना इस तरह से की जाती है कि भाई फसल गहनता बराबर में सकल बोया गया क्षेत्र और बटे में निवल बोया गया क्षेत्र को गुणा 100 कर दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल तो पक्का आप लोगों के पेपर में पूछा जाएगा कि भाई भारत में विश्व में अनाज के उत्पादन में कौन से 2 देशों के बाद तीसरे स्थान पर है। कि भाई अनाज के उत्पादन में तीसरे स्थान पर भारत तो है, लेकिन पहले दूसरे स्थान पर कौन है। तो भाई पहले स्थान पर हो गया आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन। चीन के बाद भारत जो तीसरे नंबर पर आता है। ये सवाल तो मैंने आप लोग को कराई दिया था कॉन्सेप्ट में कि भाई भारत में कितनी फसल ऋतुएं हैं, उनके नाम कौन कौन से। भाई कौन सी 3 फसल ऋतुएं हैं जिनके आधार पर फसलों को बोया जाता है। पहला तो हो गया आपका भैया खरीफ ऋतु फसल, रबी ऋतु फसल और जायद ऋतु फसल। ये लोग आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अगला सवाल क्या है कि भाई पश्चिम बंगाल में किसान चावल की कितने फसलें लेते हैं, उनके क्या क्या नाम है। भाई पश्चिम बंगाल के अंदर चावल खूब उगाया जाता है, तो कौन कौन सी चावल की फसलें। तो भाई एक होगी ओस, अमान और बोरो, ठीक है। हाँ, तो ये 3 फसलें चावल की। अगला सवाल दोस्तों कि भाई भारत में ज्वार का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य के अंदर होता है। ये देखिए ज्वार इसे बोला जाता है, ठीक है। हाँ, तो भाई महाराष्ट्र के अंदर होता है ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा। उसके बाद में अगला सवाल क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने का प्रयास करते हैं कि भाई कौन से देश में गेहूं व चावल की अत्यधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई हैं। भाई गेहूं व चावल की सबसे ज़्यादा जो है अधिक किस्में विकसित की गई हैं, तो भाई मैक्सिको के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद में चावल की किसके अंदर है, फिलीपींस के अंदर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं देख लेते हैं कि भाई हमारे देश में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भाई जहाँ पर गन्ना खूब दबाकर उगाया जाता है, देखिए गन्ने की फोटो। तो भाई उत्तर प्रदेश के अंदर जो है गन्ना बहुत सारा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर भारत की सबसे ज़्यादा जो है शुगर मिल्स वगैरह पाई जाती हैं। उसके बाद में अगला सवाल, भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो मैंने ये भी कवर कराया था आप लोग को। तो भाई कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। ये देखिए कॉफ़ी आपका ये रहा। उसके बाद में अगला है कि भाई भारत में चाय की खेती सबसे पहले कब और कहाँ शुरू की गई थी। ये देखिए चाय हो गया आपका। तो भाई चाय की खेती शुरू कहाँ की गई थी। तो भारत में चाय की खेती 1840 ईस्वी में
कहाँ पर, असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू की गई थी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। आप लोग की स्टडी में मैं थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जो है इसको फॉरवर्ड कीजिए दोस्तों, ठीक है। एजुकेशन बांटने की चीज़ होती है दोस्तों, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। तो इसी के साथ आप लोगों से जो है अलविदा लेना चाहूँगा। आप लोग अपने पढ़ाई का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। तो इसी के साथ